हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर अंतराल पढ़ेंगे। अंतराल मतलब क्या होता है बच्चों कि एक ड्यूरेशन कि मतलब जैसे समय जो होता है वो परिवर्तनशील होता है कि एक जैसा समय कभी नहीं रहता। रात के बाद दिन आती है, दिन के बाद रात होती है। प्रकृति इस तरह से अपने एक नियम का पालन करती रहती है और हर चीज़ कुदरत में जितनी भी चीज़ें हैं सब परिवर्तनशील है। परिवर्तन कुदरत का नियम है, तो इसलिए हमें हमेशा अपनी पुरानी यादों के सहारे चलना चाहिए और जीवन में हर समय परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा प्रकृति के नियमों को अपनाना चाहिए। ये हमें इस लेसन से सीखने को मिलता है। तो आइए अब हम इस लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं कि ज़मीन पहले से कुछ ज़्यादा कट गई है और जंगल रूट कर दूर चले गए हैं। मतलब अब क्या हो रहा है परिवर्तन कि पहले बहुत ज़्यादा हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, तो अब क्या हो रहा है कि पेड़ पौधे कट गए हैं, जंगल रूट कर दूर चले गए। पुराने मकानों की जगह क्या हो गया, सेब के नए पेड़ खड़े हो गए हैं और कई सारे पेड़ थे जो बड़े बड़े मकानों में बदल गए। मतलब पेड़ कट कर वहाँ पर बड़े बड़े घर बन गए हैं। अपनी आंखों पर लेखक को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि जिन कच्ची छिछली सड़कों पर पहले घोड़े तक नहीं चढ़ पाते थे, अब उन्हीं पे बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, मतलब गाड़ियाँ चल रही हैं, पक्की सड़क बन गई है वहाँ पर। तो बचपन में जिस स्कूल में कभी वो पढ़ते थे, आज उसे देखने गए तो वहाँ गेहूँ के पौधे लहरा रहे हैं। मतलब कि वो बता रहे हैं लेखक कि किस तरह से उन्होंने अपने सामने ये सब परिवर्तन देखे प्रकृति में। जहाँ वो पहले कुछ और था वहाँ पे अब कुछ और बन गया है। टूटी हुई बिल्डिंग के पत्थरों को बटोर कर किसी दूरदर्शी अनुभवी आदमी ने देसी दारू की दुकान खोल ली थी। मतलब वहाँ पे शराब की दुकान खुल चुकी थी। इस कस्बे में पहले कुल मिलाकर 7-8 दुकानें थी, डाकघर और पाठशाला की अलग अलग बिल्डिंग थी, पर अब देखते हैं कि सारा का सारा नक्शा ही बदल गया है उनके गांव का। तो कस्बे के बीच में एक 3 मंजिल का मकान बनकर खड़ा हो गया है, सीमेंट और लोहे की छड़ी वाला, सफ़ेद। ऐसे मकान यहाँ सब जगह नहीं बल्कि कहीं कहीं दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं कि ये मकान जो है वो आनदेव का है। आनदेव कौन था? आनदेव कभी गाय चराता था, तंबाकू भरता था। उसके पिताजी, लेखक के पिताजी के साथ घोड़े खरीदने भोट तिब्बत जाता था। बाद में उसने एक चाय की दुकान खोल ली थी, तो फेरी लगाकर वो कपड़ा बेचता था और लगे हाथ काली बूटी का काला व्यापार भी उसने शुरू कर दिया था। तो काली बूटी ने बहुत बड़े बड़े गुल खिलाए, खेल खिलाए, फिर आनदेव के लिए फलीभूत हो गई। मतलब वो व्यापार उसको फल गया, उसको उसको फ़ायदा होने लगा और उसमें आश्चर्य कैसा। कल मैं परम दाका के घर गया था। पहले विश्व युद्ध में उन्होंने इटली के मोर्चे पर विक्टोरिया क्रॉस जीता था। बड़े ही मिलनसार और खुशमिजाज आदमी थे वो। उन्हीं के प्रोत्साहन पर ही लेखक इतना पढ़ पाया था। तो देवदार के जो पेड़ होते हैं उनसे घिरे हुए उनके आंगन में पहुंचकर उन्हें बुलाने लगा, तो पास पड़ोस की बहुत सी खिड़कियां अचानक से खुल गई और कुछ लोग घर से बाहर निकलकर आश्चर्य से उनका मुंह ताकने लगे लेखक का कि एक अधेड़ सी औरत, मतलब ज़्यादा उम्र वाली औरत, पत्थर की चौड़ी सीढ़ियाँ टटोलती हुई उनके पास आई और कपड़े के बंद पर्स का मुंह खोलती हुई बोली कि क्या हो गया है तुम्हें। तो वो हैरान हो गया लेखक, इसमें क्या होने की क्या बात है, परमदा का घर नहीं है ये? हाँ हाँ, दूसरी ओर से झुंझलाई हुई आवाज़ आई। वो घर पर हैं, मुझे उनसे मिलना है, ऐसा लेखक उनसे पूछता है। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? औरत चीख सी पड़ी कि कौन हो तुम? क्या किसी नई जगह से आए? और उन्हें मरे तो 15 साल हो गए हैं। वो बहुत ही लेखक बहुत ही अचानक से सरप्राइज से हतप्रभ सा रह गया, जैसे किसी ने उन हवा में उछाल कर उससे औंधे मुंह धरती पर गिरा दिया हो। तो उसने फिर उत्तर में बोला कि अब याद नहीं है कि मैं बहुत परेशान सा लौट आया वहाँ से। लेखक जो था वो वहाँ से बहुत परेशान होकर वापस लौट आया और चौबटिया के पास पहुँचकर उसने किसी राह चलती बूढ़ी और से उंगली के पीछे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि वो जो अपने आंगन की मेड़ पर खड़ी हैं वो अंधेड़ सी औरत कौन है। तो तरस खाकर उसने उनकी ओर देखा कि तुम नहीं जानते। उसके शब्दों में उपेक्षा का सा भाव था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। परमा थे ना जो पहले लाम वाले, उनकी छोटी लड़की है तुली, जब से विधवा हुई यहीं रहती है। वो चली गई और उनके सिर के भीतर आर पार पारे की ठंडी लकीर की तरह तैरता हुआ कुछ निकल जाता है। हाँ, जिस साल लेखक पढ़ने के लिए अल्मोड़ा गया था उसी साल परमदा की किसी लड़की से शादी की बात चल रही थी। तो उस फूल सी कोमल दूधिया लड़की की इस रूप में वो कल्पना भी करने को तैयार नहीं था लेखक। और अब वो सोचता है कि वो कोई और होगी। किसे ढूंढ रहे हो भाई? मुझे कोई बटोही समझकर सामने से बिखरी हुई आवाज़ आती है।
बटोही मतलब होता है जो रास्ते में किसी को कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो आवाज़ सुनते ही लेखक के सारे शरीर में बिजली की सी लहर दौड़ जाती है कि उन्हें पहचान पाने में फिर समय नहीं लगता और लपक कर वो पैर छूने लगता है, तो वो पीछे हट जाते हैं कि उसने पहचाना नहीं, आंखों से कम दिखाई देता है। तो वो बोलती है, अरे मैं तुला हूँ ठुल्दा। तो तुला अविश्वास से उनकी ओर देखते हैं और टटोलने की दृष्टि से कि कौन तू हमारा तुला है। वो बहुत प्यार भरी नज़रों से देखते हैं और फिर बच्चों की तरह लिपट जाते हैं। उनकी भूरी आंखों से बहुत ही खुशी के आंसू झलक जाते हैं और बहुत देर तक उन्हें ये सच ही नहीं लगता, उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वो तुला हैं, जीवित हैं और उनके सामने खड़े हुए हैं। एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ अंदर जाता है और लेखक के बैठने के लिए फटा काला कंबल लाता है। तो इतना अरसा हो गया, मतलब बहुत टाइम हो गया था, बहुत साल बीत गए थे कि पूरा एक जग दुनिया बदल गई थी, पर तूने कभी कुशल पत्र तक नहीं लिखा। मतलब वो पूछती है तुला से, कहती है कि तूने कभी कोई अपनी समाचार ही नहीं दिया। बड़े भैया भाव विवल होकर कहते हैं, तो अम्मा ने मरते समय तक तेरे ही नाम की रट लगा रखी थी। वो बोलती है मृत्युशैया पर, मतलब जब उनका मरने का समय निकट था तो उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी रही और जो कोई आता उसी का हाथ जगजोड़ती हुई पूछती कि तूने हमारे तुला को तो नहीं देखा। लोग कहते थे तू मर गया। ठुलदा का गला भर जाता है और सामने से एक अधेड़ औरत गुजरती है और एक हाथ से बछिया के गले में बंधी हुई रस्सी होती है और दूसरे से सिर पर धरा हरी घास का भारी गट्ठर होता है। तो इस उम्र में भी वो इतना लंबा घूंघट निकाले होती है। तो ठुलदा सामने निगाहें पड़ते ही उसे बहुत ही परेशान आवाज़ में चहक के पड़ते हैं कि ओ नंद की माँ, तू पहचान रही है? मैं, अरे हमारा तुला आ गया। देख, मैं कहता था कि वो ज़रूर जिंदा होगा। भाभी के पाँव की ओर झुकता हूँ तो वो सकपका सी जाती है और उनके सिर के बाल आधे से अधिक सफ़ेद हो चुके होते हैं और चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ और काली काली झाइयाँ पड़ चुकी होती हैं। उनके कपड़े आधे मैले फटे हुए से होते हैं और वो कभी कितनी ज़्यादा सुंदर होती थी। तो भीतर सिगड़ी में आग सुलगने पर वो सब उठते हैं और भैया आस पड़ोस के में गुड़ बांटते हैं और उनका तुला जिंदा है, इस बात की खुशी जाहिर करने के लिए वो गुड़ बांटते हैं आस पड़ोस में। तो 20 साल बाद वो घर आया और जब तक उनके पिताजी थे तो इस घर में कैसी रौनक लगी रहती थी। पेशकार, अमीन सब उनके ही घर पर ठहरते थे, दिन रात मेला सा लगा रहता था। तो गंगा घर का काम संभालेगा, तुला पढ़ लिख कर पटवारी बनेगा। तो उनके पिताजी जो थे वो उनकी अम्मा से अक्सर यही बात कहते थे, तो जिसके 2 लड़के खाने कमाने वाले हो गए हों उसे और क्या चाहिए, तू बड़ी भागवान है गंगा की माँ, बैठी बैठी राज करेगी, ऐसा बोलते थे। तो सामने रस्सी पर झूलते चिथड़े मतलब फटे पुराने कपड़े और पीली मिट्टी से पुती हुई टूटी दीवारों की तरफ देखने मात्र से लेखक समझ जाता है कि अम्मा ने कैसा राज किया होगा। तो जिस साल से लेखक घर से भागा था उसकी अम्मा जीवित थी और पहले पत्नी गुजर जाने के बाद ठुल्दा की दूसरी शादी हो गई थी। वो टहलते टहलते अपनी गौशाला वाले घर की ओर जाते हैं तो पता चलता है कि अब वो उनका घर नहीं है, किसी और ने खरीद लिया। नीचे किसी की गाय हैं जहाँ कभी हम उनके भोटिए घोड़े बंधे होते थे। रात को खाने के बाद हाथ धोने के लिए सीढ़ियों की बगल में आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि औंधे मुँह मतलब उल्टे मुँह नीचे गिर पड़ा। तो ठुल्दा चीड़ का जलता छिलका उठाए बाहर की ओर लपके बोले, अरे कैसे गिर पड़ा तुला? तो इससे पहले कि लेखक उन्हें कैसे समझाता कि पहले यहाँ कभी हाथ मुंह धोने और धूप तापने के लिए चीड़े से बनी चौड़ी पट्टी होती थी। उसे क्या पता था कि वो अब नहीं है। पिछवाड़े की तरफ 2 दरवाजे थे जो अब दीवारों में बदल गए थे, वहाँ उनकी जगह दीवार हो गई थी। आंगन पहले इतना छोटा नहीं था, ना इतनी सारी सीढ़ियाँ थी। तो गांव में पीने के पानी की समस्या भी अब हल हो चुकी थी, सड़क बन गई थी, गांव में बहुत कुछ बदल गया था। तो सबसे बड़ा नंदा था, ठुल्दा बताते हैं कि खेती खान के हाई स्कूल में पढ़ाता था। उससे छोटी लक्ष्मी थी जो ब्याह के साल ही मतलब शादी के साल ही वो गुजर गई थी, मृत्यु हो गई थी उसकी। और चन्नाई घर का काम देखता था। तो भैया कहते हैं कि अम्मा और बुआ का देहांत एक ही साल में हुआ था, मतलब एक ही साल में उनकी मृत्यु हो गई थी और बुआ केवल एक दिन बीमार रही, किसी के हाथ का भरा पानी तक नहीं पिया। और उनकी जो छोटी बहन माधवी के विषय में जब पूछते हैं तो भैया उनका मुंह ताकते हैं और कहते हैं कि हरिकिशन मामा भी अब नहीं रहे। तो विपिन के पिताजी गुजर गए, जिनुआ दर्जी ने जोग ले लिया, मरने के लिए हरिद्वार चला गया था। तो ठाकुर के 3 लड़के कच्छ के रण में मारे गए। राम जी अपनी जमीन मरते समय स्कूल के नाम पर कर गया था। रूपदेव टीबी से मरा, उनका छोटा भाई विक्रम पानी में डूबकर। हरिवल्लभ की कोई औलाद नहीं बची और अब वो अपने भतीजे के पास चला गया, सुना है कि वो पागल हो गया।
तो उसे आश्चर्य होता है कि एक साथ ये सब लोग कहाँ चले गए हैं। उनके आने से पहले सभी बूढ़े मर खप गए। तो बहुत से अधेड़ अधेड़ लाठी का सहारा लेकर रुक रुक कर चलते हैं। तो शीशे के गिलास के जो पेंदे से मतलब तली से मोटा शीशा से भी ज़्यादा मोटा वो उसका लेंस का शीशा वो चश्मा पहनते हैं। तो जिन्हें वो हट्टा कट्टा जवान छोड़ के गए थे उनकी मूंछों तक के बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं। तो जो अब जवान बाल बच्चे वाले दिख रहे थे वो तब शायद पैदा भी। बहुत से लोग नाते रिश्ते वाले मिलने आते हैं उनसे, उनमें से शायद ही किसी को वो पहचान पाता है लेखक। तो अब आज सुबह वो बिस्तर से उठ ही रहा था कि झबरेली दाढ़ी वाला एक जवान लड़का खाकी निक्कर पहन के उन्हें झुककर नमस्ते करता है और कहता है, ताऊ जी आपको पिताजी ने याद किया है। तो वो बहुत ज़्यादा असमंजस में मतलब दुविधा में पड़ जाते हैं कि इससे पहले ठुल्दा उनकी विवशता मजबूरी समझ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे कृपाल दा है ना, छोटे चाचा जी के घर में उनका बड़ा लड़का है महेश, तो बीए पास करके अब वो यहीं मास्टरी कर रहा है। तो बीए पास करके मास्टरी करने वाला लड़का उन्हें कुछ अजनबी को एक नए घर में ले जाता है और दहली के अंदर घुसते ही ढेर सारे बच्चे टिड्डियों की तरह उन्हें घेर लेते हैं। लंबा सा लाल घूंघट निकाले हुए एक नई शादीशुदा औरत उनके पैर की तरफ झुककर उन्हें नमस्ते करती है। तो कृपालदा कहते हैं, अरे तू इसे पहचान नहीं रहा, ये हमारे किशन की बहू है। इसी फागुन में तो शादी हुई है। तेरी भाभी की तंदुरुस्ती अब ऐसी ही रहती है। तेरी तरह खिला परदेश में ही रहने का आदी हो गया और अब वो बरेली में है। कभी उसे चिट्ठी भेजना, परदेश में अपनों का ही सहारा होता है। तो कृपालदा ये क्या कह रहे हो? किशन कौन है, खिला कौन? ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे सूझता ही नहीं कि मैं अब आ गया हूँ। मैं कहाँ आ गया हूँ? कस्बे के नाम के अलावा पुराना कुछ भी नहीं बचा जिसे वो पहचान सके। तो वो लेखक सोचता था कि अचानक से उसके सामने खड़ा देखकर अम्मा कितनी खुश होगी और बुआ बार बार उनका चेहरा देखकर रोने लगेंगी। तो माधवी के घर जाऊंगा तो वो फूल ही नहीं समाएगी और ताऊ जी उसके आने की खुशी से सत्यनारायण की कथा करवाएंगे। परमदा अपनी बड़ी बड़ी मूछें उमेटकर उनसे चीन और पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में पूछेगा या इटली के मोर्चे की हिम्मत भरी कहानियाँ सुनाएगा। तो उनका मन बहुत उखड़ जाता है और वो एक दिन गुजार पाना भी उन्हें बहुत मुश्किल सा लगता है। उस गांव में अपने साथ वो जो सामान लाए थे वो भी सब इधर उधर बिखेर देते हैं और यहाँ तुला नाम का कोई था, सब भूल गए। बहुत बार बताने पर तरह तरह से अपना परिचय देने के बाद ही बहुत कम लोग सिर हिलाकर उन्हें पहचान पाते हैं। तो एक दिन वो चलने लगते हैं तो बच्चे भी उदास हो जाते हैं और ठुल्दा दूर तक छोड़ने आते हैं और कहते हैं, यहीं क्यों नहीं रुक जाता? दोनों मिलकर काम करेंगे तो गुजारा और भी आसानी से चल जाएगा। अरे भाई का सहारा कुछ कम होता है। ठुल्दा का गला भर जाता है और इससे आगे वो कुछ नहीं कह पाते और चबेने की पोटली मेरी ओर बढ़ा देते हैं। चबेनी मतलब चने की। तो बस में वो बैठते हैं और कंडक्टर टिकट नहीं देता और कहता है कि हद हो गई, अपनी गाड़ी में आपको टिकट लेने दूंगा। मैं देवा का छोटा भाई हूँ और पिताजी ने कहा है कि आपको टनकपुर में रेलगाड़ी में बिठाऊँ। मेरा हाथ पकड़ कर मतलब लेखक का हाथ पकड़ कर वो ज़बरदस्ती ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बिठा देता है और बस चलने लगती है। तो लेखक पीछे मुड़कर देखता है कि उन्हें ठीक वैसा ही लगता है जैसे 20 साल पहले घर से पहली बार निकलते समय कभी लगा था। तो बच्चों, ये कहानी हिमांशु जोशी जी ने लिखी है। तो इस कहानी से हमें यही पता चल रहा है कि जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है। कोई भी चीज़ स्थायी रूप से नहीं होती है, हमेशा प्रकृति में बदलाव होते रहते हैं। जब कोई जगह पे जिस तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ सालों बाद वहाँ का पूरा नक्शा बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं। प्रकृति का नियम यही है कि हर समय वो परिवर्तनशील रहती है, हर समय उसमें नए नए बदलाव होते रहते हैं। तो हमें सब उन नए नए बदलावों को सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए हर समय। थैंक यू।